नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। चुनावी शंखनाद हो चुका है, जोर आजमाइश हो रही है। बीजेपी, समाजवादी पार्टी का गठबंधन, कांग्रेस, बीएसपी सब ताल ठोक रहे हैं। लेकिन आपको मैं पहले लिए चलूंगा 7 साल पहले, जब मोदी सरकार, पहली मोदी सरकार बनी, तो एक नारा बुलंद किया गया, सबका साथ सबका विकास। फिर उसमें जुड़ गया सबका विश्वास, और अब जुड़ गया है सबका प्रयास। यानी कि नारा हो गया है सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। यह तो देश के लिए दिया गया है नारा कि देश को आगे बढ़ाना है, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनानी है, विश्व गुरु अगर हमें बनना है तो यह काम करने होंगे। लेकिन दरअसल यह नारा आज की तारीख में बीजेपी का दिया हुआ नारा बीजेपी पर ही लागू हो रहा है उत्तर प्रदेश में। क्या बीजेपी खुद इस नारे को जमीन पर उतार पाएगी? सबका साथ हो, सबका विकास हो, सबका विश्वास हो, सबका प्रयास। और यह सवाल इसलिए, मौजूदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही आने वाले चुनाव में मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। यह बात साफ कर दी है गृह मंत्री बीजेपी के चाणक्य कि 2022 में योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनवाइए, ताकि 2024 में नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बन सकें। तो चेहरा योगी आदित्यनाथ का है। लेकिन यह पब्लिक कंजम्पशन के लिए, यह सामने है जो बात कही गई। अंदर खाने बहुत कुछ उथल पुथल मची हुई है, अलग अलग ताल भी ठोकी जा रही हैं, पोस्चर्स लिए जा रहे हैं। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, जो 2017 में प्रदेश अध्यक्ष थे, उस वक्त कोई चेहरा नहीं था। केशव प्रसाद मौर्य ताल ठोका करते थे, हम 300 से ज्यादा सीट लेंगे, और 312 सीटें ली भी बीजेपी ने, गठबंधन ने 325 सीटें ली। वो कहते हैं हम कमल के निशान के नीचे चुनाव लड़ेंगे। वो योगी आदित्यनाथ का नाम नहीं लेते हैं। आज केशव प्रसाद मौर्य की मुलाकात भी हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। तो क्या चुनावी रणनीति को लेकर कुछ बातें हुई? और आजकल बहुत ही सक्रिय हो गए हैं केशव प्रसाद मौर्य। ओबीसी चेहरा हैं, लेकिन एक हिंदुत्ववादी चेहरे के तौर पर भी अपने आप को जबरदस्त तरीके से पेश करने में लगे हुए हैं। आज 6 दिसंबर है, बाबरी मस्जिद ढहाई गई, और अब एक भव्य राम मंदिर का निर्माण भी हो रहा है। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य ने कह दिया कि अयोध्या तो बस झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। जिस बात को आरएसएस भी बैक बर्नर पर ले जाने की बात कर रही थी कि यह हमारे एजेंडे में नहीं है, उसे पुरजोर तरीके से केशव प्रसाद मौर्य उठाते दिख रहे हैं। साथ ही साथ लुंगी टोपी वाले ऐसे बयान भी वो लगातार दे रहे हैं। खबरें ये भी आती हैं कि उनको स्टेट एयरक्राफ्ट तक नहीं मिलता अगर वो गाजीपुर जाने की, एक रैली करने की बात करते हैं। तो क्या अंदर खाने समन्वय नहीं बैठ पा रहा है क्या? हर कोई अपनी ताल ठोक रहा है क्या? आज जब बाहर निकले केशव प्रसाद मौर्य, तो वो मथुरा और काशी के सवाल से कन्नी काट गए। वो बयान भी मैं आपको सुनवाने वाला हूं। उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आजमगढ़ में थे और जबरदस्त निशाना साधा विपक्ष पर, खास अखिलेश यादव पर। उन्हीं का इलाका है, संसदीय क्षेत्र है, कि ये विपक्ष वाले सड़क पर तो दिखे नहीं। ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कोरोना की बात करते हैं। सड़क पर कहां थे? कोरोना की लहर थी तो कभी इंग्लैंड में हैं, कभी ऑस्ट्रेलिया चले गए जी। तो एक व्यक्तिगत प्रहार जो होता है वो भी किया जा रहा है, ये सोची समझी रणनीति के तहत किया जा रहा है।
ममता बनर्जी ने राहुल गांधी के बारे में कहा ही था कि बात बात पर विदेश चले जाते हो, ऐसे विपक्ष का काम नहीं हो सकता है। उसी को दूसरे अंदाज में निशाना साधते हुए अखिलेश यादव पर योगी आदित्यनाथ भी कह रहे हैं। हालांकि इसमें पलट तस्वीर भी है कि कोरोना में, महामारी में, जब ऑक्सीजन की किल्लत थी, वेंटिलेटर के लिए त्राहिमाम था, दवाइयों की, रेमडेसिविर की कालाबाजारी हो रही थी और गंगा नदी में शव प्रवाहित किए जा रहे थे, लाशें देखी जा रही थी गंगा नदी में तैरते हुए, तो यह काम ना हो, व्यवस्था दुरुस्त करने का काम विपक्ष का था या दरअसल यह काम सरकार का होता है? यह अपने आप में कई सवाल हैं। इसमें सांप्रदायिक ध्रुवीकरण भी कहीं ना कहीं छिपा हुआ है और इसे आग में घी देने का काम बीजेपी नहीं, खुद समाजवादी पार्टी करती है। जिन्ना के बयान पर पीछे हटने को तैयार नहीं है अखिलेश यादव। बड़ा स्वतंत्रता सेनानी मानते हैं, कहते हैं इतिहास की किताबें पढ़िए। उन्हीं के सहयोगी ओम प्रकाश राजभर कहते हैं कि अगर जिन्ना पहले प्रधानमंत्री होते, देश का बंटवारा नहीं होता। आज उन्हीं के लोकसभा सांसद एसटी हसन ने कह दिया कि इलेक्शन आ रहा है, अल्लाह के वास्ते बट मत जाना, और धर्म के आधार पर वोट मांगना गैर कानूनी है, आचार संहिता का उल्लंघन भी होता है। जो हालात हैं उसका एहसास 10 साल बाद होगा। बहुत जल्द कॉमन सिविल कोड आने वाला है। यह कानून आया तो मुस्लिम पर्सनल लॉ खत्म हो जाएंगे। ऐसी बात डॉक्टर एसटी हसन कर रहे हैं, मेरे कार्यक्रम में अभी शिरकत करने वाले हैं। लेकिन इस पर हम बात करें उससे पहले योगी आदित्यनाथ क्या हमला कर रहे हैं और पलटवार क्या है अखिलेश यादव का, वो सुनिए। भारतीय जनता पार्टी के सांसद और विधायक हालचाल ले रहे थे, पदाधिकारी सेवा के कार्य से जुटे हुए थे, लेकिन आजमगढ़ के सांसद नदारद थे, वे गायब थे, उनका कहीं पता ही नहीं था, उनका पता ही नहीं था। एक बार तो मैंने पूछा, भाई सभी सांसदों का हालचाल लिया जा रहा, वो है कहां? तो पता लगा कि इंग्लैंड गए हैं। दूसरी बार मालूम क्या कहां है, तो पता लगा ऑस्ट्रेलिया गए हैं। आजमगढ़ के लोगों ने ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जाने के लिए तो उन्हें नहीं चुना था। पढ़ा होगा कि योगी जी 24 घंटे में हो सकता 24 घंटे काम करते हो। हमें कोई शक नहीं इस बात पर, हमें कोई शक नहीं है। हम ईमानदारी से मानते हैं कि वो 24 घंटे काम करते होंगे, और अगर 24 घंटे काम करते हैं तभी तो इतनी बेरोजगारी है, तभी तो हमारे किसान वहां आंदोलन धरने पे बैठे हैं। उधर कांग्रेस भी जोर आजमाइश में लगी हुई है। प्रियंका गांधी वाड्रा लगातार रैलियां कर रही हैं, 40% मुस्लिम महिला उम्मीदवार देने की वो बात कर रही हैं। लेकिन अखिलेश यादव कहते हैं कांग्रेस का तो खाता भी नहीं खुलने वाला है। अभी मायावती का बयान आया, ताजा बयान है कि सड़क पर उतरने से कुछ नहीं होगा। वैसे वो सड़क पर उतरती भी नहीं है। सड़क पर उतरने से कुछ नहीं होगा, परिवर्तन करना होगा। तो ये अपने अपने तरीके से वोटरों को साधने की, लुभाने की कोशिशें हो रही हैं। और इसी कड़ी में जो एक अपना अवतार बदलते दिख रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य, उसकी वानगी देखिए। 6 दिसंबर है, 6 दिसंबर आपने ट्वीट किया था कि आपने ट्वीट किया था आज 6 दिसंबर है, उस परिप्रेक्ष्य में मैं जानना चाहता हूं, आपने ट्वीट भी किया था मथुरा की तैयारी की, क्या मायने निकाला? मथुरा में तैयारी आज का ट्वीट किया नहीं, दो में शब्द डालते हो। आज हम जलाभिषेक करना चाहते थे, परमिशन नहीं, मुझे नहीं मालूम वहाँ के बारे में। तो अब मथुरा काशी की बात करने को तैयार नहीं है दिल्ली में, लेकिन उत्तर प्रदेश में अच्छे खासे तरीके से ये बात कर रहे हैं। तो ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, यूपी में योगी दिलाएंगे जीत या चाहिए सबका साथ? और जमीन पर काम किसको दिलाएगा इनाम? चर्चा में मेरे साथ
बीजेपी के लोकसभा सांसद हैं, उत्तर प्रदेश से ही सांसद हैं, कानपुर से, सत्यदेव पचौरी। अभी मैंने जिक्र किया समाजवादी पार्टी के सांसद का, लोकसभा सांसद डॉक्टर एसटी हसन, वो भी अभी आपको दिखेंगे स्क्रीन पर। पंकज श्रीवास्तव मेरे सहयोगी रह चुके हैं, यूपी कांग्रेस के मीडिया प्रभारी हैं, उनके प्रवक्ता, लखनऊ से जुड़ गए हैं। वरिष्ठ पत्रकार, किसी परिचय के मोहताज नहीं, यूपी को इनसे बेहतर कम ही लोग समझते हैं, प्रदीप सिंह। और मेरे सहयोगी सुकेश रंजन मेरे साथ चर्चा में जुड़ चुके हैं। तो सत्यदेव पचौरी, योगी को चाहिए सबका साथ, अंदर खाने कुछ मनमुटाव भी चल रहा है क्या? वो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास हो रहा है क्या बीजेपी में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सामूहिक नेतृत्व की पार्टी है। हम जो निर्णय करते हैं मिलजुल के करते हैं और फिर उसका क्रियान्वयन भी सब करते हैं। आज हमारे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, चाहे वो केंद्र में हो चाहे वो प्रदेश में हो। और हमारी तो कहते हैं डबल इंजन की सरकार है। केंद्र और प्रदेश दोनों मिलके ही विकास उत्तर प्रदेश का कर रहे हैं। जो भी योजनाएं आती हैं, आधा 50% केंद्र सहयोग करता है, 50% प्रदेश सहयोग करता है। आज पहली बार है कि उत्तर प्रदेश में 10 शहर स्मार्ट सिटी के रूप में लिए गए हैं और उन शहरों का विकास हो रहा है। पहली दफा है उत्तर प्रदेश में हर शहर में, बड़े नगर में मेट्रो चलाई जा रही है। पहली दफा उत्तर प्रदेश में हो रहा है कि हर बड़े शहर को हवाई अड्डे से जोड़ा जा रहा है। जेवर एयरपोर्ट पहली दफे अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बन रहा है। अयोध्या में एयरपोर्ट बन रहा है। तो ये कनेक्टिविटी, चाहे वो रेल कनेक्टिविटी हो, चाहे वो एयर कनेक्टिविटी हो, चाहे वो सड़क की कनेक्टिविटी हो, सारे उनके साधनों पर केंद्र और प्रदेश मिलजुल तो कनेक्टिविटी बढ़ रही है। बीजेपी की कनेक्टिविटी की बात कर रहा था। संगठन में अंदर खाने कितनी कनेक्टिविटी है? कनेक्टिविटी तो आपने बढ़ाई, पर आप पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर कोलकाता के एक्सप्रेसवे की तस्वीर दिखा देते हैं, वो ट्वीट भी हो जाती है। जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन होता है तो बीजिंग के एयरपोर्ट की तस्वीरें दिखाकर आप पीठ थपथपाने लगते हैं। और जो केंद्र निर्णय करता है, प्रदेश सरकार उसको जमीन पर उतारती है। योगी जी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए काम कर रहे हैं। नहीं, योगी जी काम कर रहे हैं। सत्यदेव पचौरी, आपने डबल इंजन का जिक्र किया, वो तो ट्रिपल इंजन तो आपकी खुद की राज्य सरकार है, एक मुख्यमंत्री, 2 उप मुख्यमंत्री, पर ये इंजन अलग अलग रास्ते पर चल रहे हैं क्या? मेरा सवाल ये था। जी नहीं, हमारे यहाँ एक ही मुख्यमंत्री हैं, योगी जी हैं, और वो जो भी निर्णय करते हैं सामूहिक करते हैं, कैबिनेट के साथ बैठ के करते हैं। जो निर्णय होता है सरकार उसको लागू करती है। सरकार उसको लागू करती है जो भी निर्णय होता है। इतना ही आसान है क्या? प्रदीप सिंह, आप तो अंदर खाने की सारी खबरें जानते हैं। योगी आदित्यनाथ पर जीत की जिम्मेदारी है, बड़ी जिम्मेदारी दी है गृह मंत्री अमित शाह ने, लेकिन वो जिम्मेदारी साझा भी की जा रही है या दरअसल अलग अलग कुछ खेमे अपनी अपनी पोजीशनिंग भी कर रहे हैं? और ये सिलसिला पिछले साल से चला हुआ है। AK शर्मा आए, उनको MLC बनाया गया रिटायरमेंट करवाकर, खबरें आई कि जी उप मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे। योगी आदित्यनाथ पुट हिज फुट डाउन। आज AK शर्मा की कोई चर्चा नहीं, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य अब हिंदुत्व चेहरे के तौर पर अपने आप को पेश कर रहे हैं। ये सब कुछ संयोग है या अंदर खाने जो हो रहा है उसकी एक तस्वीर भी बयां कर रहा है? नहीं, देखिए दीप जी, किसी भी डेमोक्रेटिक पार्टी में लोगों की महत्वाकांक्षा होना, उसके लिए प्रयास करना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तब होती है जब उस महत्वाकांक्षा के लिए आप पार्टी को नुकसान पहुंचा। तो क्या केशव प्रसाद मौर्य ऐसा कुछ कर रहे हैं जिससे बीजेपी को नुकसान हो?
अभी तक तो ऐसा दिखाई नहीं दे रहा। उनकी अपनी निजी महत्वाकांक्षा है, ये किसी से छिपी नहीं है और वो आज की नहीं है, वो 4-5 साल पुरानी है। तो इसलिए ये नहीं कह सकते कि वो ये कोई नया डेवलपमेंट हो गया कि अचानक केशव प्रसाद मौर्य को लगने लगा कि उनको मुख्यमंत्री बनना चाहिए या कोई और पद मिलना चाहिए। जहां तक हिंदुत्व का चेहरा बनने का सवाल है तो केशव प्रसाद मौर्य तो बीएचपी से ही आए, वो अशोक सिंघल के व्यक्ति समझे जाते। तो हिंदुत्व का उनका क्या नाता है ये किसी से छिपा नहीं है। हाँ। दूसरा देखिए, पर वो चेहरा आज तक पेश नहीं किया, आप पेश करने की नौबत क्यों आ गई? और जबकि आप मुझसे बेहतर जानते हैं आरएसएस ने तो बैक बर्नर पर डाल दिया मथुरा काशी के मुद्दे को, अब वो पुरजोर तरीके से यूपी में उठा रहे हैं, दिल्ली में आज इस बारे में सवाल का जवाब देने से इनकार कर गए। बिल्कुल, पार्टियां जो हैं इसी तरह से अलग अलग लोगों से अलग अलग मुद्दे उठवाकर टेस्ट करती हैं कि इसका रेजोनेंस आ रहा है क्या इससे फायदा मिल सकता है। जब लगता है कि मिल सकता है तो उसको फिर प्रमुख नेता आगे बढ़ाते, जब लगता है कि नहीं मिलेगा तो उसको डंप कर दिया जाता है उस आइडिया को। मुझे लगता है ये भी एक टेस्ट बैलून जैसा था कि क्या मथुरा का मुद्दा उठाए तो उसका कोई फायदा मिलेगा, लेकिन जब लगा कि नहीं, फायदा कोई नहीं होने वाला है, तो आज आपने देखा कि केशव प्रसाद मौर्य जो है खुद ही अपने बयान से जो है वो कन्नी काट गए, कहे कि गलत तरीके से पेश किया गया। बयान तो बड़ा सीधा सीधा था। तो इसलिए ये क्या कोई फटकार भी लगी क्या कि ये बयान से पलट गए? नहीं, देखिए, ये नहीं, फटकार नहीं लगी होगी, फटकार लगने की खबर आएगी जिससे ये लगे कि ये हम नहीं कह रहे थे। हाँ। ये तो इनकी व्यक्तिगत राय। हाँ। तो इसलिए जो है उसकी खबर आएगी, ये जो है परसेप्शन बनाया जाएगा कि ये पार्टी का स्टैंड नहीं था, पार्टी का फैसला नहीं था, इन्होंने पार्टी के फैसले से बाहर जाके ये बयान दे दिया। तो इस तरह चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ेगा इस तरह के वाकई आपको सभी पार्टियों से दिख नहीं, ये अगड़ा बनाम पिछड़े की भी राजनीति बीजेपी में ही होने लगी है क्या प्रदीप सिंह? कि भाई अगड़ा चेहरा है ना, वो महंत हैं, वो जात पात की बात नहीं करते हैं, पर ये तो वो चस्पा हो गया है ना कि भाई एक ठाकुर मुख्यमंत्री है और ठाकुरवाद के आरोप भी लग रहे हैं कि भाई फैलाया जा रहा है उत्तर प्रदेश में। तो ठाकुर योगी आदित्यनाथ और पिछड़ा चेहरा रहे केशव प्रसाद मौर्य, ये सोशल इंजीनियरिंग जो की थी उसमें कुछ कशमकश भी देखी जा रही है क्या? नहीं, देखिए, पहली बात तो यह है कि जो हिंदू धर्म को जानते हैं वो जानते हैं जो सन्यासी बना वो केवल नाम नहीं बदलता, अपना परिवार छोड़ता, अपना पिंडदान कर देता है। इसीलिए योगी आदित्यनाथ पिता के नाम के खाने में अपने पिता का जो उनके बायोलॉजिकल फादर है उनका नाम नहीं लिखते, अपने गुरु का नाम लिखते। और ठाकुरवाद का आरोप लगाने का मतलब है कि योगी आदित्यनाथ के खिलाफ और कोई मुद्दा है। आप उन पे परिवारवाद का आरोप लगा नहीं सकते, आप उन पे भ्रष्टाचार का आरोप लगा नहीं सकते, आप उन पे जो है निष्क्रिय होने का आरोप लगा नहीं सकते, आप उनके अक्षम होने का आरोप उन पर लगा नहीं सकते। तो एक ही बात बचती है कि उनकी जाति की बात, पिछड़ा अगड़ा की बात। जिस पार्टी में पिछड़ा वर्ग का प्रधानमंत्री हो वहां कैसे हो सकती है? इससे बड़ा पद जो है किसी वर्ग को कोई पार्टी क्या दे सकती? नहीं, आरोप तो और भी लग रहे हैं, सिर्फ ठाकुरवाद की बात नहीं है प्रदीप सिंह। महंगाई, बेरोजगारी और कोरोना काल में जो कुव्यवस्था देखी गई, अब आज आजमगढ़ में योगी आदित्यनाथ कह देते हैं कि नहीं, कोरोना काल में तो ये तो सांसद हैं यहाँ के अखिलेश यादव, ये तो कभी ऑस्ट्रेलिया कभी इंग्लैंड में पाए गए। तो जब गंगा में लाशें बह रही थी वो जिम्मेदारी विपक्ष की है कि या सरकार की है? देखिए, किसी भी आपदा के समय जो भी अव्यवस्था हो सबकी जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की होती है। लेकिन जो विपक्ष ये सवाल उठाता है उसको भी बताना पड़ता है कि उस संकट के समय जब लोग परेशानी में थे तो वो कहां थे? वो डॉक्टर और अस्पताल और दवा नहीं मुहैया करा सकते थे, लेकिन खड़े तो हो सकते थे। अच्छा, कि भाई हमारी इतनी जिम्मेदारी है, हम जनप्रतिनिधि हैं, आपके दुख में आपके साथ खड़े हैं। हाँ। दूसरी बात, देखिए, ये बात होती है कि इतने लोग नहीं, विपक्ष अगर खड़ा हो जाए, किसान आंदोलन का समर्थन करने लगे तो बता देते हैं कि आंदोलन राजनीतिक हो गया, फिर तो कोरोना की लड़ाई भी राजनीतिक हो जाती। नहीं, विपक्ष खड़ा हो गया, किसान आंदोलन का समर्थन तो पीछे से किया ना। हाँ।
खुल के करें, किसी आंदोलन का समर्थन कर सकता है विपक्ष। ठीक है डेमोक्रेसी में कौन रोक सकता है? हाँ हाँ प्रदीप जी। सुकेश, प्रधानमंत्री का केशव प्रसाद मौर्य से मिलना यह सामान्य प्रक्रिया थी? अभी सत्र चल रहा है, तैयारियां हो रही हैं चुनावी लड़ाई की यूपी में, ऐसे में केशव प्रसाद मौर्य का यहां आना सामान्य बात के तौर पर देखा जाए? केशव प्रसाद मौर्य को गुड ह्यूमर में रखा जा रहा है। ये अब फॉरगॉन कंक्लूजन है कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। ये चर्चा बहुत हुई, इस पे बहुत डिबेट्स भी हुए और इन चर्चाओं में दम था कि कहीं ना कहीं कशमकश थी। ए.के. शर्मा में भी हमने वो देखी थी, अब भी चल रही है। मतलब वो समझने वाली बात है कि ए.के. शर्मा वहां गए थे तो क्यों भेजे गए? हाँ। अपनी नौकरी छोड़ के, आईएएस की नौकरी छोड़ के अगर वहां कोई गया था तो कोई सटल मैसेज एमएलसी बनने तो नहीं गया था, कोई सटल मैसेज यहां से दिया गया था जिसको लेने के लिए योगी आदित्यनाथ तैयार नहीं थे। तो ये एक चर्चा हुई है कि योगी आदित्यनाथ ने बुलडोज किया है, उन्होंने अपनी ताकत दिखाई है और उनको बनाए रखना बीजेपी की मजबूरी हुई। जबकि केशव प्रसाद मौर्य ठीक कह रहे थे प्रदीप जी कि उनकी महत्वाकांक्षा ये पुरानी है। बहुत सालों बाद, दशकों बाद जब पार्टी सत्ता में लौटी तो सबसे बड़े उम्मीदवार के तौर पे आज जो हम चर्चा कर रहे हैं कि वो अयोध्या के बाद काशी मथुरा की बात कर रहे हैं, अरे जमाने से यही बात करते आए थे वो। ठीक कहा प्रदीप जी ने कि वो तो समझे जाते हैं प्रोडिजी अशोक सिंघल के। हाँ। तो हिंदुत्व तो उनके साथ लगता रहता था, उनके साथ एक एडेड एडवांटेज ये था कि वो ओबीसी नेता के तौर पे थे और ओबीसी का जो बास्केट बड़ा किया बीजेपी ने, तो उसमें उन्होंने अपना योगदान दिया, पार्टी संगठन को खड़ा किया, तो जाहिर तौर पे वो चेहरा बन गए थे। लेकिन पिछले 5 सालों में योगी आदित्यनाथ ने स्टेट की पूरी लीडरशिप जो है उसको धता बताते हुए वो सबसे आगे फ्रंट पे खड़े हो गए और वो अब मॉन्ग की तरह खड़े हो गए कि मैं तो मॉन्ग हूं। तो उसमें सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास में पलीता लगता है क्या? उसमें जाहिर तौर पे जब एक प्लेन पे लोग दिखाई न दें या फिर काम में ऐसा लगे कि अभी भी स्मूथ फंक्शनिंग नहीं है, तो ऐसे में आपको कुछ लोगों को साथ लेना पड़ता है या उनको गुड ह्यूमर में रखना पड़ता है। और वही काम आज प्रधानमंत्री ने उन्हें तलब करके किया। प्रधानमंत्री, मेरी जानकारी में पिछले कुछ समय से वो समय मांग रहे थे प्रधानमंत्री से, आज जाकर वो समय मिला। उन्हें कहा गया कि आप पार्लियामेंट हाउस चले जाइए और पार्लियामेंट हाउस में जाकर उन्होंने मुलाकात की है। कुछ पिछड़ा सम्मेलन की उन्होंने बात भी की, अपने आप को पिछड़े की तरह भी वो आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो एक कॉकटेल बनाना चाहते हैं ताकि उनका रेलेवेंस बना रहे। ये बात किसी से छुपी नहीं है आज की तारीख में कि बीजेपी में योगी आदित्यनाथ इस कदर आगे बढ़ गए हैं कि अब केशव मौर्य की इस तरीके का जो जितने रेलेवेंट वो 17 में या 17 के कुछ दिनों बाद तक हुआ करते थे, आज वो रेलेवेंस केशव मौर्य की नहीं है। वो रेलेवेंस बनी रहे, उन्हें लगे तो कि वो इंपॉर्टेंट एक चेहरे के सहारे ही अब सारा दारोमदार क्या योगी पर हो जाता है और बाकी लोग क्या वो रिलक्टेंट पार्टिसिपेंट्स हो गए? देखिए, सिर्फ योगी नहीं है, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि मोदी भी हैं। वो तो हैं ही। मोदी बनारस से सांसद हैं और मोदी 2024 जीतने के लिए 2022, हम सबको ये सिंपल पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग है कि 2022 में बीजेपी का अच्छा करना, सरकार बनाना ये जरूरी है। तो और जब एक बार देखिए, आज ये अटल आडवाणी की पार्टी नहीं है, ये नरेंद्र मोदी की बीजेपी है जिसमें एक डिसाइसिव मतलब लीडरशिप दिखाई देती है। अगर वहां से कुछ निर्देश आदेश आता है तो आपको लाइन टो करनी पड़ेगी। आप रिलक्टेंट हो सकते हो, लेकिन जब एक बार ये तय हो गया कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में चुनाव होगा तो आपको वो लाइन टो करनी पड़ेगी। आप थोड़े मन महसूस के रहो, लेकिन आपको रहना पड़ेगा और पार्टी पर इसका चुनावी नतीजों पर क्या असर पड़ेगा ये आने वाला वक्त गवाही देगा। लेकिन एसटी हसन, योगी आदित्यनाथ तो कहते हैं कि सड़क पर तो आप उतरते नहीं, मुद्दे अभी उठा रहे हैं। जब मुद्दे थे आप तो अनुपस्थित थे। आजमगढ़ के सांसद आपके मुखिया अखिलेश यादव का नाम लेकर वो ये बात कह रहे हैं। संदीप भाई जी, उन्होंने जो बात कही है कि इंग्लैंड से और ऑस्ट्रेलिया में से कोरोना काल के अंदर, तो ये बात भी मुझे बड़ी अजीब सी लग रही है, क्योंकि कोरोना काल में क्या फ्लाइटें चल रही थी? अगर वो थे भी या गए भी थे, कोरोना से पहले गए होंगे। क्या किसी को बाहर जाना
कोई गुनाह हो गया? क्या सांसद लोग बाहर जाते नहीं है? टूर पे भी जाते हैं, सब करते हैं। नहीं, उससे गंभीरता दिखती है ना कि आप कितने गंभीर हैं। अगर वहां आपके लोगों को मदद की जरूरत है, आवाज की जरूरत है, आप वहां थे या नहीं थे? देखिए, पूरी पार्टी को मैसेज था, अखिलेश यादव जी कोरोना काल में कहीं बाहर नहीं थे, ना कोई बाहर जा सकता था उस काल के अंदर। इसलिए सारी पार्टी काम कर रही थी, घर घर जा रही थी। वहां पे क्या क्या काम हुए हैं, लोगों को राशन तक दिया गया समाजवादी पार्टी की तरफ से, लोगों को बैच दिलवाए गए हैं, ऑक्सीजन की किल्लत को दूर किया गया है, सब काम हुए हैं। लेकिन अब कहने को लफाजी कोई भी कर ले, उन्होंने कहने को चाहिए। आप चल, आप देख ही रहे हैं, अभी आप ही फरमा रहे थे कि क्या क्या बयानात आ रहे हैं। नहीं, बयानात की जहां तक बात है, बयानात में आप कहां पीछे हैं? अभी आज आप ही का बयान है, इलेक्शन आ रहा है, अल्लाह के वास्ते बट मत जाना, धर्म की दुहाई दे रहे हैं। आप तो सांसद हैं लोकसभा के, डॉक्टर हसन। धर्म के नाम पर वोट मांगना गैर कानूनी है, ये आप भी जानते हैं, मुझसे बेहतर जानते हैं। ना आचार संहिता है, ना इस वक्त इलेक्शन हो रहा। और संदीप भाई, आपको याद होगा 2014 में सुब्रमण्यम स्वामी साहब का स्टेटमेंट कि उन्होंने कहा था कि मुसलमानों को तो हम बांट देंगे, और उन्होंने जो भी तरकीबें करी हो, अभी भी वो तरकीबें ये पार्टी करेगी। तो हम तो आगाह कर रहे हैं लोगों को कि भाई बांटने की जरूरत नहीं है, एक होके वोट दिए। इसमें क्या गलत कह दिया? नहीं, आप लोगों को डरा रहे हैं, खौफजदा कर रहे हैं कि कॉमन सिविल कोड आने वाला है, मुस्लिम पर्सनल लॉ खत्म हो जाएंगे। तो मतलब वो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण वाली राजनीति आप बीजेपी पर आरोप लगाते हैं। आप भी तो अपना लामबंद कर रहे हैं ना कि मुस्लिम वोट बैंक, एक भी वोट कहीं और ना जाए, सारे वोट समाजवादी के खेमे में ही गिर जाएं। यही कर रहे हैं ना आप। संदीप भाई, हम ये पूछ रहे हैं, आपसे भी पूछ रहे हैं, क्या कॉमन सिविल कोड बीजेपी के एजेंडे से खत्म हो गया? और कॉमन सिविल कोड तो डॉक्टर एसटी हसन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का भी हिस्सा है। और आप जानते हैं फंडामेंटल राइट्स जो हैं उसके साथ अध्याय है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की। सरकार चाहती है, देश चाहता है ये भी कानून बने, ये भी राइट्स हों, लेकिन अभी नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन भविष्य में ये किए जाएंगे। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का हिस्सा है यूनिफॉर्म सिविल कोड। देखिए संदीप भाई, सारे मजहबों के, हिंदू, सिख, ईसाई, मुस्लिम, इनके रिलीजियस रिचुअल्स भी हैं और इनके अपने कानून भी हैं। लेकिन कॉमन सिविल कोड तो उस जगह आज भी फॉलो होता है, चाहे 302 हो। तो कोडिफिकेशन ऑफ हिंदू लॉ हो गया ना 1956 में, डॉक्टर एसटी हसन। या धारा 76 हो, वो तो सबके लिए अभी भी बराबर है। लेकिन अगर ये कह दिया जाए कि मुसलमान लोग जो हैं वो अपनी जायदाद के हिसाब से बांटें जो हमारा कानून है, हम उस मजहब के मानने वाले हैं जिसने 1400 साल पहले औरतों को हक दिया था कि बाप की जायदाद में औरत का भी हक है। हम अब आप सरदारों को ले लीजिए, माइनॉरिटी में वो भी हैं, क्या किरपान रखना वो भी बंद हो जाएगा? लेकिन ये रिचुअल है, मजहबी रिचुअल है। तो हम तो तो मतलब हिंदू मुसलमान होगा नहीं? हाँ, ये हिंदू मुसलमान तो ये कर रहे हैं, क्योंकि आपने देखा, तो आप भी तो कर रहे हैं कि क्या बयान आ रहा है। जिन्ना को स्वतंत्रता सेनानी भी बताते हैं, उस बयान पर भी पीछे नहीं आ रहे। हम तो आगाह कर रहे हैं लोगों को कि हिंदू मुसलमान मत होने देना, एकजुट हो जाओ, वोट मत बांटो। हमने सिर्फ मुसलमान के लिए नहीं कहा, हमने सबके लिए कहा। वहां हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, जहां हमने ये बात बोली है। सत्यदेव पचौरी, क्या ये कड़वी हकीकत है? हिंदू मुसलमान होगा ही, यूपी में चुनाव होगा तो हिंदू मुसलमान होगा ही होगा। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी मजहब के आधार पर, जाति के आधार पर राजनीति नहीं करती। हम तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के आधार पर राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं। जो भी योजनाएं आई हैं गरीबी के नाम पे, उसका लाभ सबको मिला है। हिंदू को भी मिला है, मुसलमान को भी मिला है, क्रिश्चियन को भी मिला है। 403 में से कितने मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट देंगे? 403 में से कितने मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट देंगे? जब सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात होती है तो जहां जहां मुसलमान उम्मीदवार दावेदारी करेंगे उनके सारे नामों पर विचार किया जाएगा। और
जो जिताऊ कैंडिडेट होगा उसको टिकट दिया जाएगा। जो जिताऊ होगा उसको टिकट दिया जाएगा। ठीक है, ठीक है। पंकज श्रीवास्तव अब स्क्रीन पर। पंकज, क्या ये लड़ाई, उत्तर प्रदेश की लड़ाई, स्ट्रेट कॉन्टेस्ट में तब्दील होती जा रही है? एक तरफ बीजेपी, उसका गठबंधन, एक तरफ समाजवादी पार्टी, उसका गठबंधन। कांग्रेस और बीएसपी क्या अपनी जमीन ही तलाश रहे हैं? संदीप भाई, बहुत देर बाद मेरे पास आप आए, थोड़ा सा मौका दे दीजिए। हाँ। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि हम जमीन तलाश नहीं रहे, बल्कि उत्तर प्रदेश की राजनीति को एक नई जमीन देने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर ये लोग क्यों बार बार जब चुनाव आता है तो हिंदू मुसलमान, कभी काशी मथुरा? अरे भाई, आप संवैधानिक पद पर हैं, आप जानते हैं कि इस देश में एक कानून है, संविधान, मतलब हमारे देश में बाकायदा कानून बना है कि 1947 की जो स्थिति होगी सभी धर्म स्थलों की, उसमें वो यथास्थिति बनी रहेगी। जहां पर भी अगर कोई मुद्दा आता है तो फिर कोर्ट उसका फैसला करेगी। दिक्कत क्या है कि इन पार्टियों के लिए लोकतंत्र की बुनियादी बात जो है वहीं पर ये फेल हो जाते हैं, इसे समझने को तैयार नहीं है और लोकतंत्र को परलोकतंत्र बना देते हैं। लोकतंत्र का मतलब है कि हम अपनी लौकिक दुनिया को बेहतर करें, शिक्षा, स्वास्थ्य, लोगों की सुरक्षा, और इन तमाम मसलों के लिए सरकार बनी है। संसदीय गणतंत्र एक इतिहास के खास दौर में उसका जन्म हुआ है, उसकी व्यवस्था की गई है ताकि लोग ऐसी सरकार चुने जो उनकी जिंदगी को बेहतर कर सके। आज स्थिति यह है कि ट्रिपल इंजन की सरकार है उत्तर प्रदेश में, और सच्चाई क्या है, मुझे आश्चर्य है कि प्रदीप जी किस तरह से बात कर रहे थे, ये अपने बुनियादी जो मानक है वो भी भूल गए सरकार की समीक्षा का। आज अभी नीति आयोग ने क्या कहा है कि देश में तीसरे नंबर का सबसे गरीब देश उत्तर प्रदेश है, और एक जगह और लोग गरीबी से नीचे, गरीबी रेखा से नीचे, ज्यादा गरीब है। स्थिति यह है कि उत्तर प्रदेश हत्या और अपराध में नंबर 1 है। स्थिति यह है कि बेरोजगारों को यहां पर लखनऊ में दौड़ा दौड़ा कर पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है। हकीकत यह है कि जो लोग धर्म की सबसे ज्यादा बात करते हैं चुनावों के समय, उनके राज में जो जीवनदायिनी गंगा है, जो पाप नाशिनी गंगा है, वो शव वाहिनी गंगा बन गई और इनके चेहरे पर शिकन नहीं आई। एक ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए, एक ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए लोग तड़पे हैं। आपने न्यूज़ 24 में दिखाया है, हम सब ने देखा है। पता नहीं कैसे लोग ये भूल जा रहे हैं। पर योगी आदित्यनाथ तो टाल ठोक रहे हैं, वो तो कह रहे हैं काम को इनाम मिलेगा। विपक्ष ने कोई काम नहीं किया, हमने सारे काम किए हैं। विपक्ष तो सब कुछ कर रहा था। बीवी श्रीनिवास जो हमारे कांग्रेस के, यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके बारे में पूरे देश में चर्चा हुई, किस तरह उन्होंने मेहनत की। उत्तर प्रदेश में मैंने देखा किस तरह से कांग्रेस जनों ने शहर शहर में दवाइयां बांटी, लेकिन इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदार सरकार है। और जब चुनाव आता है तो आपको उन कसौटियों पर खरा उतरना होगा जो किसी संसदीय लोकतंत्र में सरकार के लिए निर्धारित की गई है। उन कसौटियों पर आप कहां हैं? आप शिक्षा, सुरक्षा और जितने भी इस तरह के स्वास्थ्य के मापदंड हैं, उस पर कहां है? कुपोषण में आप कहां हैं? स्थिति यह है कि खाद की किल्लत, खाद को लेकर लोग मारे मारे फिर रहे हैं किसान, जबकि ये रबी की बुआई का, फसलों की बुआई का समय जा रहा है और आप खाद नहीं दे पा रहे हैं। तो जब आप इन पर जवाब नहीं दे पाते हैं तो आप लोकतंत्र को परलोकतंत्र बना नहीं। पर फिर वो जो योगी आदित्यनाथ, एक मिनट, रावण ने जब सीता का हरण किया था तो वो भी साधु वेश में था। तो सीता हरण से लेकर सत्ता हरण तक साधु वेश का दुरुपयोग किया गया है, और इस देश की जनता अच्छी तरह इस बात को समझती है। उसे अगर नहीं समझती तो उसे समझना चाहिए। और ये संयोग नहीं है कि नेताजी पंकज, आवाज आ रही है आपको? वो झाड़ग्राम का भाषण याद करिए, बंगाल में जो उन्होंने दिया था, कहा जो लोग ये भगवा वस्त्र पहनकर वोट मांग रहे हैं, पंकज आपको आवाज आ रही है? इन्हें राष्ट्रीय जीवन से उखाड़ फेंको। उस समय हिंदू महासभा के लोगों ने, जब म्युनिसिपैलिटी इलेक्शन हो रहे थे, पंकज का फोन कट गया है क्या? देशधारियों को ले आए थे। पीसीआर देश का जो राजनीतिक संकल्प था, स्वतंत्रता आंदोलन से निकले। पंकज, आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? धारा प्रवाह नहीं चलता है पंकज। पंकज, धारा प्रवाह नहीं चलता है। बहुत देर बाद बता दिया तो मैंने सिर्फ इतना कहा कि कांग्रेस इन्हीं, आपको मेरी आवाज आ रही है? 40% महिलाओं को अगर टिकट देने की बात हुई है तो राजनीति का एक पूरा रंग बदल। पंकज, बातचीत हो रही है, चर्चा हो रही है, संवाद है, ये मोनोलॉग नहीं है। प्लीज बिल्कुल आप सवाल करिए फिर। हाँ, मैं सवाल कर रहा हूं, आपको मैंने कई बार रोका ना। आप तो पत्रकार हैं, सारे रूल्स ऑफ द गेम जानते हैं। पंकज, मेरा सवाल ये है कि योगी आदित्यनाथ, आप जो ये कह रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं, आपके जायज सवाल है, पर योगी आदित्यनाथ तो काम के नाम पर ही ताल ठोक रहे हैं और वोट मांगने की बात कर रहे हैं। वो अखिलेश यादव पर आरोप लगाते हैं कि भाई कोरोना हुआ तो आप कभी इंग्लैंड चले गए, कभी ऑस्ट्रेलिया,
और यही आरोप आपके बड़े नेता राहुल गांधी पर भी लगते हैं, और वो ममता बनर्जी विपक्षी नेता ही लगा रही है। मैं आपसे यही पूछ रहा हूं कि कहां पर गए कोरोना काल में? अगर सड़क पर कोई उतरा, देखिए फैक्ट होते हैं। और सबसे बड़ी बात, योगी आदित्यनाथ को क्या हक है? उत्तर प्रदेश का आदमी ऑक्सीजन के बिना मरा है। ये कोई मतलब प्रलाप नहीं है, कोई संभाषण नहीं है, ये फैक्ट है। इसको आपने दिखाया है, बार बार दिखाया है। हजारों लोग मर गए सिर्फ एक ऑक्सीजन के लिए, और आप क्या बता रहे हैं कि वो कहां थे, ये कहां थे? सवाल है आप कहां थे? कांग्रेस पार्टी के लोग तो थे सड़क पर, हम इसको प्रमाणित कर सकते हैं। आप कहां थे? सरकार कहां थी? उस समय की व्यवस्था कहां थी? ये जो आरोप लगा रहे हैं, पहले तो किसी सरकार को हम कैसे नापेंगे? जाहिर है उन्हीं मानकों पे नापेंगे कि बताइए यहाँ की शिक्षा व्यवस्था अच्छी हुई, यहाँ पर महिला सुरक्षा की व्यवस्था अच्छी हुई, यहाँ के लोगों की आय बढ़ी कि नहीं बढ़ी। इन सारे मानकों पे उत्तर प्रदेश सरकार के, जो केंद्र सरकार के मानक हैं, उस पर फिसलती। तो ये आप सवाल उठा रहे हैं पंकज, लेकिन ये बताइए कि आपका चेहरा कौन है? क्या मुख्यमंत्री पद का चेहरा प्रियंका गांधी हैं? और आप जो ऑक्सीजन की कमी की बात कर रहे हैं, दरअसल एक बार सुनिए ना, पूरी बात सुनिए ना। तो मैं चुनाव लड़ा जा रहा है, जो लगातार लीड कर रही कैंपेन को, वो चेहरा है। अब इसमें कोई बहस किसी के सामने नहीं। मुख्यमंत्री पद की चेहरा है प्रियंका गांधी वाड्रा, मुख्यमंत्री पद का चेहरा है। बिल्कुल जरूरी नहीं है। हम कई बार हमेशा होता है, कोई पार्टी चेहरा मुख्यमंत्री का घोषित करती है, नहीं करती। आपने थोड़ी देर पहले खूब कहा कि पिछले चुनाव में केशव प्रसाद मौर्य पूरा लीड कर रहे थे। उत्तर प्रदेश में मुख्य जो चेहरा है कांग्रेस का, वो राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी है। पूरे कैंपेन को लीड कर रही है। उत्तर प्रदेश की जनता जो फैसला करेगी, उसके साथ वो अपने हर उत्तरदायित्व को निभाएंगे। भाई उत्तर प्रदेश की जनता को यह पता है ना पंकज कि बीजेपी का मुख्यमंत्री पद का चेहरा योगी आदित्यनाथ हैं, समाजवादी पार्टी गठबंधन का चेहरा अखिलेश यादव हैं, बीएसपी का चेहरा मायावती हैं। तो कांग्रेस का भी तो चेहरा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? चन्नी है ना आपका चेहरा पंजाब में। मैंने आपसे कहा कि वो चेहरा प्रियंका गांधी हैं। कल हो सकता है, अभी तो हम दिसंबर में बैठे हैं, शुरू हुआ है, हो सकता है कि आने वाले दिनों में इस तरह की कोई घोषणा हो जाए, मैं नहीं कह सकता। लेकिन आज की स्थिति में किसी पार्टी की रणनीति होती है। भारतीय जनता पार्टी भी अलग अलग राज्यों में अपने चेहरे कभी घोषित। आपने ऑक्सीजन की कमी की बात कही पंकज, क्या यह हकीकत है कि दरअसल कांग्रेस को ऑक्सीजन की जरूरत है इस वक्त यूपी में? स्पॉइलर की भूमिका में ज्यादा हैं आप। देश को ऑक्सीजन की जरूरत है और देश को कांग्रेस की जरूरत है, क्योंकि अगर ये देश संविधान पे सबसे बड़ा आज खतरा आया हुआ है, अगर विपक्ष की कोई भूमिका इस देश पे कोई निभा रहा है, जो लड़ाई लड़ रहा है, समझौताहीन संघर्ष कर रहा है आरएसएस और उसकी विचारधारा से, तो वो सिर्फ कांग्रेस है, वो कोई और नहीं है। मैं कैसे इस बात को भूल जाऊं कि संसद में खड़े होकर मुलायम सिंह यादव ने कहा कि मैं चाहता हूं कि मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बने। उनकी इस कामना ने भारतीय संविधान, भारतीय जो सिस्टम अखिलेश यादव तो कह रहे हैं अभी, काम किया है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कांग्रेस की तो कांग्रेस का खाता भी नहीं खुलेगा। अब अखिलेश यादव अगर ज्योतिष पढ़ रहे थे ऑस्ट्रेलिया में, तो मैं नहीं जानता, मैं तो समझता हूं कि वो इंजीनियरिंग पढ़ने गए थे। ज्योतिष अगर वो सीख रहे हैं, ज्योतिष बनना चाहते हैं, तो उनको शुभकामनाएं। चुनाव के बाद उनको बहुत वक्त मिलेगा कि वो ज्योतिष को साधे, ज्योतिषी बने, अच्छे ज्योतिषी बने। फिलहाल कांग्रेस संघर्ष में है, इस तरह से संघर्ष में है कि उत्तर प्रदेश में पहली बार घर घर महिलाएं, भारतीय जनता पार्टी के घर की महिलाएं भी प्रियंका गांधी की बात कर रही हैं, और ये बात कर रही हैं कि 40% अगर टिकट आप देते हैं चुनाव में कि महिलाओं को, तो सिर्फ एक पार्टी का नहीं, पूरे उत्तर वो पंजाब में नहीं दे रहे हैं आप, उत्तराखंड में वो बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन प्रदीप जी, काम को इनाम दिया जाएगा या जात पात सांप्रदायिक ध्रुवीकरण ही मुख्य मुद्दा रहेगा? जो पंकज ने कहा वो फैक्ट्स ठीक थे। जो मल्टी प्रोंग्ड जो पॉवर्टी इंडेक्स आया है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, उसमें गरीबी के मामले में तीसरे नंबर का राज्य है। 52% बिहार में, 42 झारखंड में, और 37.5% लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं उत्तर प्रदेश के। तो सवाल है संदीप जी कि ये 52% क्या पिछले 4.5 साल में हो गए? आप जब किसी प्रदेश की बात करेंगे तो उसकी पृष्ठभूमि की भी बात करेंगे। उत्तर प्रदेश बीमारू राज्यों में शामिल, वहां से निकला है। और आंकड़े तो बहुत तरह के होते हैं। आंकड़ा तो ये भी है कि 3 लाख करोड़ रुपए का डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हुआ है पिछले 4.5 साल में।
शौचालय बने हैं, जो गैस कनेक्शन मिले, तमाम योजनाएं जो केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की हैं, लोगों को घर मिले हैं। तो पर नौकरियां नहीं मिली, रोजगार नहीं मिले, 10% से ज्यादा बेरोजगारी की दर। सामने सवाल ये होता है कि हमारी जो स्थिति थी 4.5 साल पहले दूसरी सरकार में, उससे इसमें बेहतर हुई है कि खराब हुई? कोई नहीं कह रहा है कि राम राज्य आ गया, सब कुछ परफेक्ट है और किसी को रोजगार की कोई कमी नहीं है, महंगाई खत्म हो गई है। ये कौन दावा कर सकता है? सवाल तुलनात्मक होता है जब वोट देने जाता है। नहीं, ये एक देखिए, मैं राजनीतिक लिहाज से आपसे सवाल पूछ रहा हूं प्रदीप सिंह। ये जो 1.25 साल हमने बिताए हैं पूरे देश ने, ये उत्तर प्रदेश की बात नहीं है, पूरी दुनिया, अर्थव्यवस्था पटरी से उतरी, महंगाई, बेरोजगारी, किसानी का भी एक मुद्दा है। ये ऐसे मुद्दे हैं किसी भी सत्ताधारी दल के लिए वो दिल की धड़कनें तेज करने वाला काम करते हैं। गलत कह रहा हूं मैं? तो ऐसे में मतलब काम को इनाम प्राथमिकता होगी वोटर की, जो मानस बन रहा है उत्तर प्रदेश में, या वो जो पुराने मुद्दे हैं, जात पात के नाम पर वोट डल जाएंगे, हिंदू मुसलमान हो जाएगा? नहीं संदीप जी, मेरा तो अनुभव है चुनाव कवर करने का कि ये मुद्दों का बुफे होता है। कई तरह के, सब तरह के मुद्दे, हर पार्टी अपनी ओर से तमाम तरह के मुद्दे जो है सामने रखती है। उसमें से कौन सा मुद्दा ज्यादा चल रहा है, या लोगों को कौन सा पसंद आ रहा है? बीजेपी जहां कमजोर है उस मुद्दे को दबाने की कोशिश करेगी, जहां वो मजबूत है उस मुद्दे को ज्यादा उठाएगी। उसके जो विरोधी पार्टियां हैं उसके कमजोर मुद्दे को ज्यादा उठाएंगी, उसका जो मजबूत पक्ष है उसको इग्नोर करेंगी। तो ये तो हर चुनाव का है। जाति खत्म नहीं हुई है, जाति जरूर रहेगी, लेकिन जो महत्वाकांक्षा लोगों की बढ़ रही है, एस्पिरेशन बढ़ रहा है, उसने जाति को थोड़ा मध्यम किया है। बिल्कुल, और खासकर महिलाओं और युवाओं में वो जो होता है ना, एक कोला की एड भी आती थी, ये दिल मांगे मोर। तो एस्पिरेशनल तो लोग हो गए हैं, लेकिन एस्पिरेशंस को आप केटर कर रहे हैं डॉक्टर एसटी हसन, या वही पुराने खाके में ही अभी राजनीति हो रही है? कुछ मुद्दे तो विपक्ष को तश्तरी पर सजे हुए मिले हुए हैं, पर उनकी गूंज क्या यूपी में सुनाई दे रही है, या आपकी रैलियों में, आपके भाषणों में? यकीनी तौर पर आप संदीप भाई देख रहे हैं कोरोना का जो मिसमैनेजमेंट हुआ है, हम उस पर बात करना चाहते हैं। अभी आपने ऑक्सीजन के बारे में बताया, क्या कभी किसी ने सोचा था इस देश के अंदर जब एक बूढ़ा बाप अपने बेटे की अर्थी लेके जाएगा तो शमशान घाट में लकड़ियां नहीं मिलेंगी और उसे बहाना पड़ेगा गंगा नदी में और जानवर उसे खाएंगे? कभी किसी ने सोचा था? किसकी जिम्मेदारी है? किसी ना किसी को तो आप जिम्मेदार ठहराइए इस जनता के लिए। बेरोजगारी कहां पहुंच गई, महंगाई कहां पहुंच गई, पेट्रोल डीजल पे आप कई प्रोग्राम कर चुके हैं। आप देख ही रहे हैं सरसों के तेल का क्या हशर हो रहा है, लोग नौजवान किस कदर परेशान है। तो सारी बातें हिंदू मुसलमान पे लाके ये खत्म करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि पोलराइज करें, हम नहीं करना चाहते, हरगिज भी नहीं करना चाहते। लेकिन ये जो कॉमन सिविल कोड की बात अभी आपने मुझसे पूछी, पार्लियामेंट के अंदर एक बीजेपी के एमपी ने इस बात को उठाया है, मैं आपको बताना चाहता हूं। तो इसीलिए ये बात हुई है और इनके एजेंडे में है। हम हिंदू मुसलमान एक दूसरे के साथ रहते आए हैं, रहते रहेंगे, हमें कोई एक दूसरे से अलग नहीं कर सकता। सबकी समझ में आ गई है ये बात, और सबकी समझ में आ गई है ये बात, आप ये कह रहे हैं सुकेश। पर जो ये एक तो हिंदू मुसलमान, दूसरी तरफ काम को इनाम, और उसमें योगी आदित्यनाथ की ये स्पिन कि अरे विपक्ष ने क्या काम किया। सत्ता को जवाब देना होता है कि उसने क्या काम किया, यहां पर नैरेटिव क्या बदला जा रहा है कि विपक्ष ने क्या काम किया। ये क्या कहलाता है? क्लेवर पॉलिटिक्स। क्या बताता है ये? क्लेवर पॉलिटिकिंग है। पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस में क्या होता है, इश्यूज कौन उठाता है, डॉक में कौन खड़ा करता है सरकार को, विपक्ष खड़ा करता है। और इसलिए ये बहुत क्लेवर पॉलिटिक्स है कि आप अपने विपक्ष के नेताओं को डिमोलिश करिए। यही काम जो विपक्ष का स्पेस ढूंढ रही है ममता बनर्जी, उन्होंने राहुल गांधी के लिए किया कि विदेश में बैठ के राजनीति नहीं हो सकती, फुल टाइम पॉलिटिशियन बनना पड़ेगा, रिलक्टेंट पॉलिटिशियन है आप, ये चस्पा करना होता है। तो ये ममता बनर्जी की तरफ से भी हुआ। यही काम योगी आदित्यनाथ अखिलेश के लिए कर रहे हैं। अब इश्यूज क्या है? कोरोना के समय जो मिसमैनेजमेंट था वो इशू है, जो जॉब्स
बहुत प्रचुर मात्रा में चाहिए, लोगों को नहीं मिल रहा, वो इशू है। प्राइस राइज एक बड़ा इशू है, लेकिन इसको लोगों तक पहुंचाने का काम, वो परकुलेट करके नीचे तक जाए, इसका काम किसका है? ये विपक्ष का है। क्या विपक्ष ये कर रहा है? पंकज कह रहे हैं हम तो कर रहे हैं, हम तो सबसे ज्यादा आवाज उठा रहे हैं। कांग्रेस अपनी तरीके से कर रही है, लेकिन कांग्रेस के पास पंकज को भी ये मालूम है कि वो पैराफर्नेलिया नहीं है। वो खड़ा होने की कोशिश कर रहे हैं, वो अगले चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। हाथ टू हाथ फसल तो बहुत ही है, थोड़े लग रहा है बम्पर फसल आएगी, काटने वाले नहीं है। प्रियंका गांधी अपनी तरफ से कोशिश कर रही हैं, उनको ये मालूम है कि ये चुनाव शायद अखिलेश और योगी आदित्यनाथ में होगा, और इसीलिए मैं कल भी कह रहा था, आज फिर से दोहरा देता हूं कि चाहे वो जिन्ना का बयान हो, राजभर का उसका एंडोर्समेंट हो, वो इसलिए है क्योंकि एक भी मुसलमान वोट इधर उधर न जाए। तो दोनों तरफ से ये कोशिश हो रही है कि उनके वोट बैंक कंसोलिडेटेड रहे। पंकज 20 सेकंड में एक क्रिस्प कमेंट चाहूंगा। नेताओं की छवि को भी अब चुनावी मैदान में उतारा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ जब अखिलेश पर सवाल उठाते हैं या ममता राहुल गांधी पर उठाती हैं कि भाई नेता कितना परिश्रमी है या कितना रिलक्टेंट है, परिश्रमी, ये भी एक चुनावी मुद्दा हो गया। 20 सेकंड एकमात्र कसौटी है, एकमात्र कसौटी है उसके जो नतीजे आते हैं क्या है। और मतलब नतीजे आप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के नतीजे हर क्षेत्र में देख लीजिए, किसी एक क्षेत्र में नहीं। तुलनात्मक अध्ययन की बात कर रहे थे प्रदीप जी, तो आप देख लीजिए, चाहे महंगाई का सवाल हो, रोजगार का सवाल हो, पॉवर्टी इंडेक्स का सवाल हो, कुपोषण का सवाल हो, इन सभी में फिसड्डी साबित हुए हैं योगी आदित्यनाथ जी। और ये कितनी शर्मनाक बात है कि विपक्ष जो है ये सोचता है, अगर जैसा आपने कहा अभी सुकेश जी ने कहा कि जिन्ना का सवाल उठाया जा रहा है, इस देश के मुसलमानों ने जिन्ना को नकारा था, उनकी आह्वान पर हंसे थे, उसको एकदम कूड़े में फेंका था उनके उस। तो जो प्रदीप सिंह कह रहे थे बुके है ये, उसमें जात पात है, हिंदू मुसलमान है और मुद्दे हैं। राजनीतिक दल किस तरह से परोसते हैं और आप लोग जनता जनार्दन उसे कैसे साधते हैं, उसे कैसे लेते हैं, यही तय करेगा उत्तर प्रदेश के चुनावी नतीजों को। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। सबसे